नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें आपने देखा भी होगा जो क्वेश्चंस का लेवल है किस प्रकार का आया। एग्ज़ाम जो था ज़्यादा टफ भी नहीं था और ज़्यादा इजी भी नहीं था, मतलब मॉडरेट लेवल का था, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जो है पीवाईक्यू उस क्वेश्चन के आधार पे कीजिए, क्योंकि दिसंबर का जो एग्ज़ाम है वह भी बहुत ही ज़्यादा पास है। 3 महीने का समय आप अपने पास लेके चलिए और उस 3-4 महीने में आपको जितनी अच्छी तैयारी करनी है कर लीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है बहुत ही ज़्यादा मतलब पास है। और देखिए किस प्रकार के जो क्वेश्चन है उसमें पूछे जाएंगे उसको भी हम देखते हैं। और देखिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज़ को करेंगे, जिससे क्या है हम बहुत सारे तथ्यों को याद करने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वह ये है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है 2023 के एग्ज़ाम में आया है, पीवाईक्यू है। तो देखिए इसको अच्छे से देखिए, क्योंकि मैंने इस बार देखा कि बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे पीवाईक्यू से उठाए गए थे। 4 या 5 क्वेश्चन थे डायरेक्ट पीवाईक्यू से उठाए गए थे। और पीवाईक्यूज का जो मतलब रोल है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 5 क्वेश्चन मतलब 10 नंबर आपको पीवाईक्यू से मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो देखिए क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि का विकास क्रम क्या है। तो देखिए कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या देवनागरी लिपि। तो देखिए ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं सभी ऑप्शनों को। तो देखिए जैसा कि आपको पता होगा कि सबसे जो पुरानी लिपि है, लिपि मतलब क्या होता है जिसमें चीज़ों को लिखा जाता है। जैसे हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की देवनागरी लिपि है, और अंग्रेजी की क्या है, रोमन लिपि है। तो उसी प्रकार से जो सबसे पुरानी लिपि है वह है ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी लिपि सबसे पहले आएगी, उसके बाद आएगी गुप्त लिपि, और उसके बाद आएगी कुटिल लिपि, और उसके बाद आएगी देवनागरी लिपि। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वह है तीसरा वाला, ठीक है। तो तीसरा देखिए इसका जो सही क्रम है वो ये है कि ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और देवनागरी लिपि, यह इसका सही क्रम है। और ये क्रम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यूज में देखिए क्वेश्चन आ चुका है और आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। वहीं देखिए दूसरा प्रश्न इसका देखिए क्या है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, जो कि आधे बोले जाते हैं और नाक से बोले जाते हैं, ठीक है। अनुनासिक मतलब नाक से उसका जो उच्चारण है, हल्की सी आवाज़ नाक से भी आती है। तो आपको बताना है अनुनासिक ध्वनियाँ कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए अनुनासिक ध्वनियाँ जो है 5 है। कौन कौन सी हैं उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए अनुनासिक व्यंजन जो होते हैं वह कौन से होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। अनुनासिक वे शब्द जिनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। वहीं देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह के साथ साथ नासिका का भी सहायता लेनी पड़ती है, मतलब नाक की भी सहायता लेनी पड़ती है, मतलब मुंह से तो बोल ही रहे लेकिन नाक भी उसमें सहयोग कर रहा है, अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख दोनों से किया जाता है तब उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं चांद, तो चांद में जो है ना नाक भी हमारा थोड़ा सहयोग करता है। जैसे हंसना, आँख, चांद, इनका चिन्ह चंद्र बिंदु का प्रयोग अनुनासिक में किया जाता है। देखिए अनुनासिक ध्वनि कौन कौन सी है, अड़ा है, ञ है, और ण है, और न है, और म है। ये पांचों के पांचों जो है अनुनासिक ध्वनियाँ हैं, तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न देखिए इनसे बन चुका है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए। वहीं देखिए व्यंजन की परिभाषा देख लेते हैं और इसके उदाहरण भी देख लेते हैं, क्योंकि सॉरी थोड़ा गला खराब है। देखिए व्यंजन की परिभाषा और इसके उदाहरणों को भी हम देख लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण बिना स्वर की सहायता के बिना संभव नहीं है, अर्थात इनको स्वर की सहायता से बोला जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, ये सारे के सारे क्या है, स्वर है। और देखिए जैसे कि हम बोलते हैं क, तो क में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो ये क्या है, ये व्यंजन है। तो बिना स्वर की सहायता के जिनको नहीं बोला जाता उनको क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। व्यंजन कहलाते हैं अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और देखिए उदाहरण के लिए
कितने व्यंजन वर्ण है, क वर्ण है, ख वर्ण है, क ख ग घ अड़, ठीक है, क ख ग घ, ये सारे सारे व्यंजन है ना। देखिए स्पर्श संघर्ष, स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन जिसको बोलते समय जो जीभ है वो स्पर्श करती है तालु को, ठीक है, जैसे कि च छ ज ट ठ, तो ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। और एक होता है ऊष्म व्यंजन, मतलब जिसको बोलने में हमें ज़्यादा कठिनाई महसूस नहीं होती, जैसे कि श है, इसको हम तालव्य स कहते हैं, और ये जो प जैसा स लिखा है इसको हम मूर्धन्य स कहते हैं, और इसको तालव्य स, मूर्धन्य स और दंती स, ये वाला जो स है दंती स और ह आदि, ये सारे के सारे ऊष्म व्यंजन हैं। अंतस्वर व्यंजन, यह भी पता होना चाहिए कि मतलब अंत मतलब हम थोड़ी आवाज़ जो है इसकी अंदर से आती है, तो क्या है, य र ल व, ये अंत स्वर व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है इसको भी देख लीजिए, छ त्र ज्य, ये संयुक्त व्यंजन है। ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं इनसे पूछे ही जाते हैं, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम दें, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस का दे ले या DSSB नेट, हर एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न बनना ही बनना है। तो ये चीज़ें जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। वहीं देखिए आगत व्यंजन क्या होता है? आगत व्यंजन है ज फ, ठीक है, ये मतलब ये जो व्यंजन है ना, ये मतलब फारसी के शब्दों को मिला करके बने हैं। जैसे कि आप ज के नीचे बिंदु देख रहे होंगे और फ के नीचे बिंदु देख रहे होंगे, तो ये आगत व्यंजन है, ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए अनुनासिक व्यंजन क्या होते हैं? मतलब जो कि नाक से बोले जाते हैं। हमने जैसे ऊपर देखा था, अड़ा है, या है, ण है, न है और म है, ये अनुनासिक व्यंजन है। वहीं देखिए श्वास की मात्रा के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण वो होता है जिसको बोलने में हमें कम एनर्जी लगानी पड़ती है, और महाप्राण वो होता है जिसको बोलने में हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। जैसे कि क ब प म, ये सारे के सारे क्या हैं, अल्प प्राण है, ठीक है। और महाप्राण क्या है? जैसे कि ख घ छ झ, ये महाप्राण ध्वनि है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए उच्चारण में ध्वनि गुंज के आधार पर भी इनको दो भेद किए गए हैं, और घोष और अघोष व्यंजन। घोष, देखिए घोष व्यंजन क्या होता है, घोष व्यंजन क्या होता है, ग घ ज झ, ये क्या है, अघोष है। वहीं देखिए क ख छ छ, ये सारे क्या है, सघोष व्यंजन है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और इनसे जो है प्रश्न बनता है। देखिए मैंने गलत बोल दिया, ये जो ग घ ज और झ है घोष है, और क ख च और छ जो है अघोष है। मतलब इनमें थोड़ी एनर्जी जो है, घोषणा जो है कम होती है, और ऊपर वालों में थोड़ा सा ज़्यादा वो चीज़ें घोषित होती है, इसलिए अघोष और सघोष है। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए इसको भी देख लीजिए, क्योंकि प्रश्न एक इससे भी बन चुका है। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? यह भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए दिए गए हैं, 1951, 1953, 1955 या 1957। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह क्या होगा, उसको भी देख लीजिए आप। गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन 1957 में किया गया। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए 1957 में। और राजभाषा संसदीय समिति का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के अनुसार 1957 में राजभाषा संसदीय समिति का गठन राष्ट्रपति के आदेश से हुआ। इसमें कुल 30 सदस्य लोकसभा से 20 व राज्यसभा से 10 थे। पंडित गोविंद पंत को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। समिति का कार्य था आयोग की रिपोर्ट की जांच करना तथा उस पर विचार करके अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करना। वहीं देखिए और इनकी बैठकें जो हैं, देखिए अपनी 26 बैठकों में समिति ने आयोग की रिपोर्ट सभी पहलुओं का अध्ययन किया और तथा 8 फरवरी 1959 को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय को जमा कर दी। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कब जमा की और किसने जमा की। तो गोविंद बल्लभ पंत 1957 में इनका मतलब वो समिति बनाई गई थी, ठीक है। वहीं देखिए
बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी है, यह भी पूछा जाता है कि कौन सी जो उपबोली है किसकी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो भुक्खा, संडीली या बकराही। वहीं देखिए कठेरिया, डांगी, माथुरी, भदौरी, बनाफरी, खटोरा और लरिया, खटौली और खलताही। तो ये देखिए बुंदेली बोली जैसा कि आपको पता है यूपी में बोली जाती है। आपने झांसी की रानी वाली वो कविता भी सुनी होगी कि बूंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आप इस आधार पर भी ये टिक लगा सकते हैं कि हाँ ये जो बुंदेली बोली है यूपी में बोली जाती है और बुंदेलखंड की ये बोली है। ठीक है, तो देखिए बुंदेली की जो उपबोलियाँ है वह कौन सी है, भदौरी है, बनाफरी है और खटोला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए बुंदेली भाषा की उपबोलियाँ निम्नलिखित है। देखिए कौन सा, चतरंगुआ है। चतरंगुआ उपबोली चित्रकूट जिले, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। वहीं देखिए भदावरी है। भदावरी उपबोली भदोही जिले, उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। नरसिंहपुरिया है। नरसिंहपुरिया जो है, नरसिंहपुरिया उपबोली नरसिंहपुर जिले, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। और बघेलखंडी जो है, बघेलखंडी उपबोली बघेलखंड जिसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। और बागरी जो है, बागरी उपबोली बुंदेलखंड विभाग के कुछ हिस्सों जैसे जबलपुर, शहडोल, उमरिया जिले, मध्य प्रदेश में बोली जाती है। तो ये सारी सारी जो है बुंदेली बोली की उपबोलियाँ हैं और इनसे प्रश्न जो है बनाए जाते हैं। तो देखिए यही सारे सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि PYQs में आए थे और बार बार जो इनका प्रचलन है वह बढ़ता जा रहा है। तो आपको कोशिश करना है कि जितने ज़्यादा PYQs सॉल्व कर सकें, जितने ज़्यादा PYQs को आप देख सकें, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और आप मेरे साथ जुड़िए, साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने महत्वपूर्ण फैक्ट और जितनी सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ देखने को मिलेगी दूसरे चैनल पे मुश्किल ही है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, PDF जो है आपको वहाँ मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए चीज़ों के साथ और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।